हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ दानिश सिद्दीकी एडवोकेट। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल डी लेक्स लीगल। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंडियन पीनल कोड के बारे में। इसका इंट्रोडक्टरी ये सेशन है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियन पीनल कोड कैसे इवॉल्व हुआ, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये एग्जिस्टेंस में कब आया, इस लॉ में क्या डेवलपमेंट हुआ। तो किसी भी लॉ को पढ़ने से पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमें जो कि जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत नेसेसरी हो जाता है, वो ये है कि उस लॉ के बारे में हमको उसके एंशियंट टाइम से, उसके बैकग्राउंड, उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट और सारी हर चीज़ें उसके बारे में, जो कि कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडियन पीनल कोड जो है वो 1860 का कोड है। तो उसके पहले की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वो कैसे इवॉल्व हुआ, उसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले जब बात आती है इसके बारे में कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया है, तो सबसे पहले हम लोगों के लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि इसकी इवॉल्व जो हुआ है ये एंशियंट हिंदू क्रिमिनल लॉ के टाइम से ये हुआ है, फ्रॉम द टाइम ऑफ मनु। तो द क्रिमिनल jurisprudence which came into existence at the time of मनु। तो मनु ने जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड दिया है जो कि सिर्फ ऑर्डिनरी ऑर्डिनेंस रिलेटिंग टू लॉ, बट इट इज़ अ कंप्लीट डाइजेस्ट ऑफ देन प्रिवेलिंग रिलीजन, फिलोसफी, कस्टम practiced by people at that time. So the penal law of ancient community is basically not the law of crime, it is the law of wrongs। क्योंकि उस वक्त में जो है एज सच कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुआ करता था पब्लिक रॉन्ग में, प्राइवेट रॉन्ग में, बट इसको सिर्फ लॉ ऑफ रॉन्ग्स कहा जाता था। तो इसको क्लासिफाइड किया गया था। तो मनु ने जो है रिकॉग्नाइज्ड किया था एज अ पैनल के तौर पे, पब्लिक एज अ पैनल के तौर पे, पैनल लॉ ऑफ रॉन्ग्स को। तो वो लॉ ऑफ रॉन्ग्स जो हुआ करता था उस वक्त में, वो आपका कैटेगराइज था असॉल्ट, बैटरी, थेफ्ट, रॉबरी, डेफेमेशन, गैम्बलिंग, चीटिंग एंड होमिसाइड एज अ क्राइम इसको माना जाता था एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ मनु के टाइम में। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों का फिर जो है आ जाता है पीरियड मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ का पीरियड आ जाता है। तो इसमें जो है जो मनु का जो कोड था वो इंडिया में उस वक्त पे प्रेवेलेंट था, बट जैसे ही यहाँ पे मोहम्मदन्स का एडवेंट होता है तो फिर वहाँ पे इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वो लोग अपना लॉ वहाँ पे लाते हैं, जो कि वो लोग डिराइव करते हैं बेसिकली द मुस्लिम लीगल सिस्टम। इसका ओरिजिन जो रहता है वो होली कुरान से रहता है, जिसको हम लोग शरीयत लॉ कहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको डिवाइड किया गया था मेजर दो कैटेगरी में। इसकी पहली कैटेगरी थी क्राइम अगेंस्ट गॉड, जो कि कंटेन करता था एडल्ट्री एंड ड्रंकनेस। सेकंड जो था वो क्राइम अगेंस्ट मैन था, जो कि मर्डर एंड रॉबरी था। तो द ऑफेंसेस अगेंस्ट गॉड वेर कंसिडर्ड पब्लिक रॉन्ग्स and could therefore be punished by the community or society. The offences against man were treated as private wrongs and therefore could be punished by the individual. The complete administration of justice was entrusted in the hands of the qazis। तो ये इस फेज़ का इस तरह से क्रिमिनल लॉ, इस तरह से पेनल लॉ हुआ करता था। सेकेंड फेज़ जो आपका हो गया, जो कि मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ कहते थे। तो इस तरह से वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करते थे, जो कि फुल कंट्रोल हुआ करता था, इंटरेस्टेड था वो काजीज़ लोग वहाँ पे करते थे। फिर आपका जो आता है ये तीसरा फेज़ आता है। तीसरा फेज़ जो है ये इंग्लिश क्रिमिनल लॉ की बात करता है, मतलब मॉडर्न इंडिया में जब हम लोग आ जाएंगे, जबकि एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स हुआ। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड स्टेटस को एक तरह से मेंटेन हो गया, वही इस्तेमाल कर रहे थे जो मोहम्मदन लॉज हुआ करता था। ब्रिटिशर्स भी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसी लॉ को जो है अप्लाई कर रहे थे।
बट फिर उसमें कुछ डिफेक्ट्स था एक, क्योंकि वो एक तरह से यूनिफॉर्मिटी नहीं थी उस लॉ में, पूरी तरह से वो यूनिफॉर्म नहीं था और एक कंप्लीट कोड नहीं हुआ करता था, तो उन लोगों को इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर उस दैट पॉइंट ऑफ टाइम वैरन हास्टिंग ने जो है वो ट्राई किया था कि इसको मतलब किसी तरह से एक कंप्लीट कोड बनाया जाए। तो आप एक बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है वैरन हास्टिंग भी। वो रोल ये था कि उन्होंने डायरेक्शन दिया था अम, आपका ब्राह्मण्स ऑफ वाराणसी को कि एक कोड बनाओ। तो उस कोड को हम लोग कहते हैं जेंटू कोड। जेंटू कोड के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, जो कि एट द बिहेस्ट ऑफ वैरन हास्टिंग ब्राह्मण्स ऑफ वाराणसी ने उसको ड्राफ्ट किया था। बट उसमें भी कुछ डिफेक्ट था जो कि इफेक्चुअली उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता था। फिर आपका उसके बाद जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया। फिर इस चार्टर के थ्रू ऑफिस ऑफ लॉ बनाया गया। ऑफिस ऑफ लॉ में जो है आपके एक प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट आपका लॉर्ड मैकले थे और उसके 3 मेंबर्स थे। पहले मेंबर मैक्लियोड, एंडरसन और मिलेट थे। फिर लॉ कमीशन का गठन किया गया। फर्स्ट लॉ कमीशन का कॉन्स्टिट्यूट किया गया कब? 1834 में कॉन्स्टिट्यूट इसको किया गया। फिर इसको कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद इसकी ड्राफ्टिंग वगैरह शुरू हो गई कि एक यूनिफॉर्मिटी लाई जाए पैनल सिस्टम में, एक कंप्लीट कोड बनाया जाए। तो 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन बना और फिर ये जो है इस पर वर्क करना शुरू कर दिया। इसकी ड्राफ्टिंग वगैरह पे रिपोर्ट्स वगैरह अपनी पहले दिया। फिर इतना मतलब वक्त लग गया क्योंकि ये एक पूरा पिनल सिस्टम बना रहे थे, ड्राफ्ट कर रहे थे, तो काफ़ी ये टाइम टेकिंग हो गया था। फिर इसके बाद जो है इसका फर्स्ट लॉ कमीशन इसका जो है वो आपका एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया, उसका टाइम पीरियड टेन्योर ख़त्म हो गया। फिर सेकेंड लॉ कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1845 में। फिर जो है फिर से जो है सारी ड्राफ्टिंग वगैरह उसको रिव्यू किया गया और फिर फाइनली 1850 में ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई और 1856 में जो है इसको पास किया गया। और फिर उस वक्त के गवर्नर जनरल का एसेंट लिया गया। इसको एसेंट कब मिला? 6 अक्टूबर 1860 में। और फिर ये जाके एक कंप्लीट इंडियन पीनल कोड जो हम लोग आज के वक्त में पढ़ते हैं वो जाके तैयार हुआ, जो कि 6 अक्टूबर 1860 को इसको इनैक्ट कर लिया गया था। एक्ट नंबर 45 था 1860 का और ये फोर्स में आया था 1 जनवरी 1862 में आया था। तो आप देखिए मतलब कि कितना मतलब वक्त लगा इसको एक बनाने में। तो सोच सकते हैं कि उस वक्त में कितना टाइम लगा था एक ये कॉम्प्रिहेंसिव पैनल कोड बनाने के लिए, जो कि आज के वक्त में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो इससे एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जैसे रहेगी कि कैसे ये आया एग्जिस्टेंस में। तो ये था सारा। फिर अब हम लोग अपकमिंग सेशन में बेयर एक्ट से शुरुआत करेंगे कि बेयर एक्ट से सेक्शन 1 से लेके जितना भी मतलब हो पाएगा पर सेशन में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बेयर एक्ट के रिगार्डिंग उसको इंटरप्रिटेशन करके सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए, आप लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया टू ऑल ऑफ़ यू। मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।